हेलो 2020 की मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस चर्चा में हमने एक महत्वपूर्ण विषय और उस पर आधारित एक प्रश्न उठाया है जो हमारे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है और जो फिर से सामान्य अध्ययन के पेपर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आएगा। इसलिए इस सत्र में हम इस पर गौर करेंगे, यह प्रश्न परीक्षा के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। हम प्रश्न को डिकोड करने का प्रयास करेंगे और हमारे उत्तर को सुधारने का प्रयास करेंगे। लेखन कौशल और अंत में हम इस प्रश्न से संबंधित एक मॉडल उत्तर देखेंगे। सवाल पढ़ता है, सुरक्षा परिषद जब तक सुधार नहीं करता है और इसकी सदस्यता का विस्तार करता है, तब तक वैधता खोने का जोखिम। इस कथन के प्रकाश में यूएनएससी सुधारने की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। टॉक और अंस्क में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के मामले का भी मूल्यांकन करें। जहां तक पाठ्यक्रम का संबंध है, यह सामान्य अध्ययन के पेपर में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गिर जाएगा और इसमें वह महत्वपूर्ण वैश्विक समूहों और समझौतों का एक हिस्सा बनेगा। अब यदि आप पिछले वर्ष के प्रश्नपत्रों को देखेंगे तो पाएंगे कि वर्ष 2019 में एक प्रश्न यूएनएससी के अन्य महत्वपूर्ण निकाय से संबंधित पूछा गया था। A question was asked related to another important body of the UN. That is UNESCO, and the question read, too little cash, too much politics leaves UNESCO fighting for life. And on the Israel-Palestine issue, the United States of America had withdrawn from the UNESCO. Talk. दूसरा सवाल जो 2018 में पूछा गया था वह है, सुधार के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं यदि W2 को व्यापार युद्ध के वर्तमान संदर्भ में विशेष रूप से भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए जीवित रहना चाहिए। और यहां फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका अपीलीय निकाय के लिए सदस्यों की नियुक्ति को रोक रही है। वे हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इस पृष्ठभूमि में यह भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा है। टॉक भारत के चुनाव के कारण नॉन परमानेंट सदस्य बन गया है। इसलिए यह प्रश्न मूल रूप से लंबे समय से प्रतीक्षित सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है जो कि अंस्क में आवश्यक हैं और क्यों भारत को अंस्क में एक स्थायी सीट मिलनी चाहिए। इस सवाल का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है और हमने ध्यान दिया कि भारत ने यूएनएससी की गैर स्थायी श्रेणी में प्रवेश करने के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की और चुनावों में भारत ने 192 वैध मतों में से 184 वोट जीते और यह 8वीं बार है जब भारत को यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। टॉक और यही कारण है कि इस मुद्दे को सुधारने के लिए और स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी हमारे लिए मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब इस विषय को जानने के लिए आप हमेशा डीएनएस के माध्यम से जा सकते हैं और इस मुद्दे को विस्तार से 19वीं जून और 6 जून को कवर किया गया है और ये डीएनएस वीडियो हमारे एलर्न मंच पर उपलब्ध है। फिर से आप जून 2020 के फोकस पत्रिका के माध्यम से जा सकते हैं जहां एनसीडी रूपों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो अब चलिए इस प्रश्न का डिकोडिंग करते हैं। इसलिए पहले प्रश्न को कई बार आजमाएं और पढ़ें ताकि आपके पास प्रश्न की आवश्यकता पर स्पष्टता हो। उसके बाद आपको हमेशा कीवर्ड और सबपार्ट की पहचान करनी चाहिए। जहां तक कीवर्ड शामिल हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपने आप में एक कीवर्ड है और इसका सुधार और विस्तार एक और कीवर्ड है। और अंत में अन्य महत्वपूर्ण कीवर्ड अंस्क में स्थायी सीट है। और जहां तक सबपार्टर्स का सवाल है कि अंस्क में सुधार की आवश्यकता एक हिस्सा है और स्थायी सीट के लिए भारत का उम्मीदवार भी एक और हिस्सा है। इसलिए आपको इन दोनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रश्न की आवश्यकता में प्रयास और संतुलन करना चाहिए। जहां तक प्रश्न टैग का सवाल है, इसमें हमें सुधार की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है। इसलिए इस पर प्रकाश डालते हुए आपको किसी महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हम ध्यान दें कि अंस्क काउंसिल का सुधार महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि हमें अंस्क के इस सुधार पर ध्यान आकर्षित करने या आकर्षित करने के लिए कहा गया है। दूसरी बात यह है कि अनिश्चित मूल्यांकन में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए हमें मामले का मूल्यांकन करना होगा। मूल रूप से किसी चीज के मूल्य या महत्व को आंकने का मतलब है और यहां हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की स्थिति के लिए न्याय करने का प्रयास कर रहे हैं।
इसलिए कीवर्ड सबपार्ट्स और प्रश्न टैग को देखने के बाद हमें इस उत्तर के लिए एक ढांचा तैयार करना चाहिए। इसलिए इसमें हमें हमेशा 3 भागों में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए जो बॉडी और निष्कर्ष का परिचय देते हैं। परिचय भाग में आप अंश को सुधारने के लिए बहस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बॉडी के भाग में आप स्थायी सदस्यता के लिए सुधार और भारत के मामले की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और निष्कर्ष भाग में आप अंश सुधार पर G4 समूहीकरण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिसका भारत भी एक सदस्य है। इसलिए इसके बाद हम इस प्रश्न के लिए एक मॉडल उत्तर को देखें। इसलिए परिचय भाग में जैसा कि हमने कहा है कि हमें बहस को उजागर करना चाहिए, क्योंकि भारत को हाल ही में UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, और इसलिए परिषद के सुधार के लिए बहस फिर से शुरू हो गई है। इसलिए हालांकि अंश के सुधार के लिए बहस लंबे समय से चल रही है, लेकिन यह भारत के चुनाव के बाद फिर से पुनर्जीवित हो गई है क्योंकि अंश का एक गैर स्थायी सदस्य है। इसलिए अंश सुधारों की बहस शुरू करने के बाद हमें अंश के सुधार की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए और यह सवाल के पहले भाग पर ध्यान केंद्रित करेगा जो कि अंश को सुधारने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसलिए पहला मुद्दा स्थायी सदस्यता से संबंधित है, और कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर अंश की स्थायी सदस्यता। UNSC 1945 में अपनी स्थापना के बाद से अपरिवर्तित रहा है और 1945 के बाद एकमात्र देश जो चीन था जो ऐड किया गया। इसलिए हम देख सकते हैं कि असमान स्थायी सदस्यता के विस्तार के प्रयास नहीं हुए हैं और क्षेत्रीय शक्तियों के लिए इसे अधिक प्रतिनिधि और जवाबदेह बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए हैं। जर्मनी की तरह भारत और ब्राजील के पास भी सदस्यता की स्थायी सदस्यता में कोई जगह नहीं है और अफ्रीकी और दक्षिणी अमेरिका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है जो 2 महत्वपूर्ण महाद्वीप हैं। इसलिए अंश के सुधार का पहला बिंदु अंश की स्थायी सदस्यता का सुधार है, और इसमें हमने इन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला है। यह है कि यह काफी हद तक अपरिवर्तित बनी हुई है। भारत और जर्मनी जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के पास भी जगह नहीं है और 2 महत्वपूर्ण महाद्वीप भी हैं। स्थायी सदस्यता में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। अंश के साथ दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा वीटो पावर है और यह वीटो पावर विश्व युद्ध ई के विजेताओं के प्रति संतुलन को झुकाता है और हम ध्यान देते हैं कि फ्रांस और रूस सभी विश्व युद्ध ई के विजेता हैं और ये देश जो स्थायी सदस्य हैं उन्हें P5 राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। इसलिए इन स्थायी 5 सदस्यों के हित में कोई भी कार्रवाई बिना रोक टोक के रुक जाती है। इसलिए हम यहां एक उदाहरण का हवाला दे सकते हैं कि इसराइल के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ऐसा मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों और वीटो के समर्थन के कारण हुआ है। UN सुरक्षा परिषद भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने जनादेश में विफल रही है और यह सोमालिया, रवांडा और बोस्निया में हुए गृहयुद्धों में देखा गया है और P5 सदस्यों द्वारा एकतरफा कार्रवाई को रोकने में भी सफल नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2003 में इराक में हस्तक्षेप किया और साथ ही नाटो की ओर से मानवीय संकट के आधार पर कोसोवो में हस्तक्षेप किया। हालांकि उस कार्रवाई में UN की स्वीकृति नहीं थी। फिर से हमने देखा है कि रसिया ने क्रिमिनल प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था और रसिया के इस कदम को भी UN की स्वीकृति नहीं थी। इसलिए ये उदाहरण बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में विफल रही है। इसलिए हमने इसके बाद 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला है। आइए हम दूसरे भाग को आजमाएं और पता लगाएं और अनिश्चित में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए मामले का मूल्यांकन करें। इसलिए भारत की स्थायी सदस्यता का मामला निम्नलिखित कारणों पर आधारित है। पहला कारण भारत की जनसंख्या है क्योंकि भारतीय जनसंख्या वैश्विक जनसंख्या के 1/6 हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है और स्थायी सदस्यता में भारत की स्थिति के रूप में भारत के लोकतांत्रिक साख को अनिश्चित बनाने में उचित है और यह UNSC के स्थायी सदस्य होने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है।
जहां तक भारत की आर्थिक शक्ति का संबंध है, भारत 2020 तक क्रय शक्ति समानता के मामले में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सैन्य शक्ति के बारे में भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति रहा है और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च है। जहां तक संयुक्त राष्ट्र में योगदान का सवाल है तो भारत अन्य का सबसे बड़ा योगदानकर्ताओं में से एक है। एन शांति रक्षा अभियान और इसमें लगभग 1,80,000 सैनिकों ने 44 शांति अभियानों में काम किया है। संयुक्त राष्ट्रों में भी भारत सबसे अधिक वित्तीय योगदानकर्ताओं में से एक है और यह वैश्विक मामलों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। और जलवायु परिवर्तन, ओजोन रिक्तीकरण, आतंकवाद विरोधी उदाहरणों के लिए वैश्विक मामलों पर आधारित भूमिकाएं निभा रहा है और वैश्विक व्यवस्था पर भी आधारित है। इसलिए स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा उसकी बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत पर आधारित है और भारतीय लोकतांत्रिक साख की तरह जिम्मेदार क्रेडेंशियल्स पर भी आधारित है और भारत भी एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और वैश्विक मामलों में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। और स्थायी सदस्यता के लिए ऐसे भारत के मामले के रूप में लगता है अंश में उचित है। इसलिए परिचय और बॉडी पार्ट को देखने के बाद आप यह कहकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह समय है कि भारत के आगमन को G4 देशों के साथ विधिवत मान्यता दी जाए, इन राष्ट्रों को अंश की स्थायी सदस्यता से पुरस्कृत करके। और यह न केवल अंश को अधिक समावेशी बनाएगा बल्कि बहुत आवश्यक नैतिक कंपास को भी जोड़ेगा ताकि मॉडल उत्तर को देखने के बाद हमें इस उत्तर में महत्वपूर्ण समीक्षा बिंदुओं पर ध्यान दें। पहला उत्तर प्रासंगिकता है, जहां आपको प्रश्न की आवश्यकता या मांग को संबोधित करने का प्रयास करना चाहिए। फिर दूसरा भाग उत्तर संवर्धन अंक है और इसमें आपको मानक शब्दावली और महत्वपूर्ण उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए हमने P5 राष्ट्रों के उदाहरण का उपयोग किया है। हमने कोसोवो के मामले जैसे उचित उदाहरणों के साथ पुष्टि की है या इराक में हस्तक्षेप और क्रिमियन अनेक्सेशन भी। और अंत में हमने निष्कर्ष भाग में G4 ग्रुपिंग के बारे में बात की है। इसलिए हमने अपने दावों की पुष्टि करने में उदाहरणों का ध्यान रखा है। जहां तक प्रस्तुति का संबंध है, हमने परिचय, बॉडी और निष्कर्ष की मानक संरचना का उपयोग किया है और हेडिंग और सबहेडिंग का उपयोग भी किया है। और अंत में भाषा और व्याकरण को सरल रखा गया है ताकि न्यूनतम व्याकरणिक त्रुटियां हों और शब्द सीमा फिर से 279 हो। थैंक यू।